वर्ष 1739 में ईरान के शाह और अफशरीद वंश के संस्थापक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और मुगल भारत के इतिहास पर एक भयावह और विनाशकारी छाप छोड़ी। नादिर शाह द्वारा भारत पर आक्रमण ने पहले से ही कमजोर मुगल साम्राज्य का पूर्ण विनाश कर दिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य में एक खालीपन आ गया था और उसके उत्तराधिकारी उसकी जगह नहीं भर पाए। राजगद्दी के लिए अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थीं और मंत्री एक दूसरे को धोखा देते थे, जिससे शक्तिशाली मुगल साम्राज्य कमजोर होता चला गया। नादिर शाह उस समय डाकुओं का सरदार होने के बाद पर्शिया का शासक बन गया था और उसने कमजोर मुगल साम्राज्य के इस दौर को सत्ता हथियाने और भारत पर आक्रमण करने का सही मौका समझा। नादिर शाह के भारत पर विजय पाने के कई कारण थे। एक कारण यह था कि उस समय दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने दिल्ली के शाही दरबार में फारसी दूत को अपमानित किया था। मोहम्मद शाह ने पर्शिया के शाही दरबार के साथ राजदूतों का आदान प्रदान पूरी तरह से बंद कर दिया था। यह नादिर शाह के लिए बहुत बड़ा अपमान था, जिसने उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए मजबूर किया। वह भारत पर आक्रमण करने के लिए इसलिए भी मजबूर हुआ क्योंकि मोहम्मद शाह ने मुगल साम्राज्य के तहत फारसी शरणार्थियों को वापस करने से इनकार कर दिया था। आक्रमण का एक और कारण भारत की विशाल संपत्ति को लूटना था, जिसके बारे में नादिर शाह को पता चल गया था। नादिर शाह ने अपनी सेना का नेतृत्व किया, जिसमें 80,000 सैनिक शामिल थे। उसने मुगल सेना के खिलाफ रक्षा की स्पष्ट रेखा के रूप में अपने 3,000 सैनिकों को मोर्चे पर तैनात किया। मुगल सेना में 2 लाख घुड़सवार और 1,500 हाथी थे। मुगल सम्राट ने बैलों और हाथियों द्वारा खींची जाने वाली 8,000 तोपों का भी इस्तेमाल किया। नादिर शाह 1738 में भारत की ओर बढ़ा। उसने 1739 में काबुल, गजनी, लाहौर जैसे मुगल साम्राज्य के पश्चिमी सीमांतों पर कब्जा कर लिया। जब नादिर शाह ने खैबर दर्रे को पार किया, तो पंजाब के गवर्नर ने मुगल बादशाह से पंजाब में सेना को मजबूत करने का अनुरोध किया। लेकिन दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने उसके अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया। नादिर शाह के पंजाब में प्रवेश करने के कुछ समय बाद ही मोहम्मद शाह को खतरा महसूस हुआ और उसने खान दौरान और निजामुल मुल्क को नादिर शाह के खिलाफ मुगल सेना का नेतृत्व करने के लिए भेजा। लेकिन जब नादिर शाह ने दोनों को परास्त कर दिया, तो मोहम्मद शाह को सेना की कमान खुद ही संभालनी पड़ी। नादिर शाह और मोहम्मद शाह की 2 सेनाएं करनाल में भिड़ गईं। 13 फरवरी 1739 को करनाल की लड़ाई में नादिर शाह ने आसानी से मुगल सेना को मात दे दी। यह लड़ाई 3 घंटे से भी कम समय तक चली और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने आत्मसमर्पण कर दिया। खान दौरान को गंभीर चोटें आईं और अवध के नवाब सादत खान को पकड़ लिया गया। हार के बाद मुगल सेना में अव्यवस्था फैल गई। बिचौलिए के तौर पर काम करके निजाम ने नादिर शाह को 20 मिलियन रुपए के बदले पर्शिया वापस जाने के लिए मना लिया। निजाम ने मुगल बादशाह को प्रभावित किया, जिसने उसे अमीर उल उमरा की उपाधि दी और उसे प्रधानमंत्री बनाया। सादत खान ने नादिर शाह को चेतावनी दी कि वह किसी भी चीज से कम पर समझौता नहीं करेगा जो एक प्रांतीय गवर्नर भी उसे प्रदान करने में सक्षम हो सकता है। यह सुनकर फारसी बादशाह बहुत खुश हुआ और दिल्ली की शान अचानक उसकी आंखों के सामने आ गई। दोनों शासकों ने 12 मार्च 1739 को दिल्ली में प्रवेश किया और दिल्ली को उसके सभी खजानों के साथ नादिर शाह को सौंप दिया गया। उसने लाल किले में शाहजहां के शाही कमरे पर कब्जा कर लिया और अगले दिन राजधानी में एक बड़ा दरबार लगाया। हालांकि जैसे ही नादिर शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा, दिल्ली की सड़कों पर दंगे भड़क उठे, जिसमें कई फारसी सैनिक मारे गए। जब नादिर शाह ने सड़कों पर फारसी सैनिकों की लाशें देखीं, तो वह परेशान और क्रोधित हो गया। उसने दिल्ली में एक आम नरसंहार का आदेश दिया, जिसे कुख्यात कत्ले आम के रूप में भी जाना जाता है। इस नरसंहार के दौरान दिल्ली के नागरिकों को लूटा गया और छापे मारे गए। दिल्ली के कई स्थान जैसे दरीबा कलां, फतेहपुरी, चांदनी चौक, हौज गाजी, फैज बाजार, लाहौरी, जौहरी बाजार, अजमेरी और काबुली दरवाजे जल्द ही हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की लाशों से भर गए। कई ऐसे लोग थे जिन्होंने फारसी लोगों के सामने झुकने के बजाय खुद को और अपनी पत्नियों और बच्चों को मारने का सहारा लिया। नादिर शाह ने एक दिन में 6 घंटे तक शहर में सभी का कत्लेआम किया और शहर में लाखों लोगों को मार डाला। नरसंहार के बाद शवों को बस दफना दिया गया या सामूहिक अंतिम संस्कार चिता में जला दिया गया। नादिर शाह की सेना ने दिल्ली के पूरे शहर को लूटा और बर्बाद कर दिया।
नादिर शाह अपने साथ शाहजहां द्वारा बनवाया गया मयूर सिंहासन ले गया। वह प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी ले गया। इसके अलावा उसने 10 मिलियन रुपए का सोना, 600 मिलियन रुपए के आभूषण और 6 मिलियन रुपए के सिक्के लूटे। इतिहासकारों का कहना है कि भारत पर आक्रमण करने के बाद उसका कुल संग्रह 700 मिलियन रुपए का था, जिसमें 7,000 कारीगर, 200 बढ़ी, 100 पत्थर काटने वाले और हजारों हाथी, घोड़े और ऊंट शामिल थे, जिन्हें वह अपने साथ पर्शिया ले गया। नादिर शाह का भारत पर आक्रमण शहर के लोगों के साथ क्रूरता और अमानवीय व्यवहार का स्पष्ट चित्रण था। दिल्ली के नरसंहार ने मुगलों को इतना कमजोर कर दिया कि वे अन्य दुश्मनों से नहीं लड़ सके और अपनी ताकत वापस नहीं पा सके। इस आक्रमण से मुगल साम्राज्य को अपूरणीय क्षति हुई। मुगल प्रांत फारसियों के हाथों में सौंप दिए गए। नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली ने भी अपनी रणनीति का अनुसरण करते हुए 1748 और 1767 के बीच कई बार भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली पर हमला किया। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली से लूट का माल इतना अधिक था कि नादिर शाह ने अपने राज्य में लौटने के बाद 3 साल की अवधि के लिए ईरान में टैक्स लगाना बंद कर दिया था। अब जबकि नादिर शाह पूर्व में गिरते मुगल साम्राज्य के खिलाफ विजयी हो चुका था, वह अपने ओटोमन दुश्मनों का सामना करने के लिए पश्चिम की ओर अधिक ध्यान नहीं दे सका, जिसके कारण 1743 में ओटोमन फारसी युद्ध हुआ। इतिहासकारों का कहना है कि भारत के खिलाफ नादिर के अभियान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल साम्राज्य की कमजोरी के बारे में बताया और भारत में प्रवेश करने और सत्ता के खालीपन को भरने का उनका रास्ता साफ कर दिया। इतिहासकारों का यह भी कहना है कि अगर नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण नहीं किया होता, तो अंग्रेज भारत में देर से प्रवेश करते या आते ही नहीं। तो दोस्तों, ये थी नादिर शाह की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।